दोस्तों नमस्कार। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पावर सेक्टर के कर्मचारियों और इंजीनियर्स ने आउटसोर्स कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी, निकाले गए ठेका श्रमिकों को वापस रखने और उनके लिए 20 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा की मांग को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया। इसके साथ साथ देश भर में पावर सेक्टर के कर्मचारी और इंजीनियर्स केंद्र सरकार द्वारा बिजली संशोधन विधेयक 2022 को संसद में पेश करने की जल्दबाजी का विरोध कर रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि 20 जुलाई से होने वाले संसद के सत्र में केंद्र सरकार इस विधेयक को पेश करने वाली है। इससे पहले भी इस विधेयक को केंद्र सरकार ने संसद में पेश करने की कोशिश की है, जैसे 2020, 2021 और 2022 में, मगर हर बार बड़े स्तर पर इसका विरोध बिजली सेक्टर के कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर किया है। इन कर्मचारियों के विरोध के चलते इस विधेयक को संसद की अस्थायी समिति को भेजा गया था। संसद की अस्थायी समिति को पावर सेक्टर के कर्मचारियों और इंजीनियर्स के संगठनों ने अपनी सिफारिशें भेजी हैं। उसमें उन्होंने क्या क्या मुद्दे उठाए हैं, क्या अस्थायी समिति ने उनके सिफारिशों पर कोई ठोस कदम लिया है, इन सभी मुद्दों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ श्री शैलेंद्र दुबे जी हैं, जो ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। इन सभी सवालों पर उनसे विस्तार से हम बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, मेरा पहला ही सवाल ये है कि जैसे हम सबको पता है कि पावर सेक्टर के श्रमिकों के संघर्ष की वजह से बिजली संशोधन विधेयक 2022 को संसद के अस्थायी समिति को भेजा गया। ये सब आपका संघर्ष की वजह से ही हुआ है। अस्थायी समिति को आपके संगठन ने कई सुझाव और सिफारिशें भी भेजी हैं। उसमें क्या क्या सिफारिशें भेजी गई हैं सर आपकी तरफ से, वो थोड़ा हमें विस्तार से समझाइए। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पिछले वर्ष संसद के मानसून सत्र में अचानक कुछ घंटे की नोटिस पर रखा गया था और उसके एजेंडा में था इंट्रोड्यूसिंग, डिस्कशन एंड पासिंग द बिल। तो सीधे सीधे एक प्रकार से यह रश थ्रू करने की बात थी। पूरे देश के बिजली कर्मियों ने इसका विरोध किया, लोग सड़कों पर आ गए और राजनीतिक दल जो थे उनको भी हमने एजुकेट किया था। उसी के परिणाम स्वरूप, जैसा आपने प्रारंभ में कहा, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट की बिजली के मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लगभग 1 वर्ष गुजरने जा रहा है और हम लोगों के बार बार अनुरोध के बावजूद स्टैंडिंग कमेटी ने हम लोगों को समय नहीं दिया है। बिजली का एक नया कानून बनने जा रहा है, यह मामूली अमेंडमेंट नहीं है। अगर यह बिल पारित हो गया तो आज जो कानून है उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 और फिर नया कानून जो बन जाएगा उसका नाम होगा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2002 या 2003, जैसा भी करेंगे वो। तो बिजली का एक नया कानून जब बनने जा रहा है तो मेरा मानना यह है कि बिजली के क्षेत्र में जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं उनसे राय लिया जाना, उनसे चर्चा किया जाना बेहद जरूरी है। और बिजली के क्षेत्र में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर मैं मानता हूँ कि बिजली का उपभोक्ता है, बिजली का कंज्यूमर है। दूसरे नंबर पर बिजली के क्षेत्र का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बिजली का कर्मचारी है। न बिजली के कंज्यूमर से कोई बातचीत की जा रही है और न बिजली के कर्मचारियों से कोई बातचीत की जा रही है। जो बातचीत की जा रही है वह कारपोरेट हाउसेस से की जा रही है। यहाँ तक कि सभी सरकारों से भी अभी बातचीत नहीं की गई। जो मेरी जानकारी है, अभी बातचीत की गई है वेस्ट बंगाल की सरकार से, केरल की सरकार से, नागालैंड की सरकार से और मेघालय की सरकार से। सभी रेगुलेटरी कमीशन से भी अभी बातचीत नहीं की गई है। इसलिए मेरा कहना है कि अभी बहुत ही प्रीमेच्योर है ये, और जब तक अमेंडमेंट बिल पर व्यापक चर्चा नहीं हो जाती तब तक किसी भी स्थिति में स्टैंडिंग कमेटी को ना तो अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए, और अगर किसी दबाव में उसकी रिपोर्ट आ जाती है तो उसे पार्लियामेंट में नहीं रखा जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि यह आम लोगों को किस प्रकार से प्रभावित करने जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में ऐसे कई नए प्राविधान हैं जो आम लोगों को प्रभावित करेंगे।
लेकिन सबसे ज्यादा आम लोगों को प्रभावित करने वाली जो बात है वह टैरिफ की बात है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 61G में परिवर्तन किया गया है और यह कहा गया है कि ऑल द प्रूडेंट कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर। प्रूडेंट कास्ट का मतलब क्या होता है? जो बिजली की खरीद की लागत है, जो बिजली के ट्रांसमिशन की लागत है, जो बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन की लागत है। तो यह सब लागत अगर कंज्यूमर से वसूल की जाएगी तो किसी भी स्थिति में 9 रुपए 10 रुपए से कम यह मिनिमम टैरिफ होगा जो कंज्यूमर्स को पे करना पड़ेगा। इससे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में इस बात का प्राविधान है कि एक क्षेत्र में कई लोगों को बिजली आपूर्ति की अनुमति दी जाएगी। यह अनुमति आज भी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में भी इसकी अनुमति है। लेकिन आज यह प्राविधान है कि अगर कोई नई कंपनी बिजली की आपूर्ति करना चाहती है तो कंपनी को अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जब यह तर्क दिया जाता है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की ओर से, भारत सरकार की ओर से, कि जैसे मोबाइल में सिम कार्ड बदलने की आजादी है उपभोक्ता को, की पोर्टेबिलिटी है, उसी प्रकार से वह कह रहे हैं कि बिजली के क्षेत्र में भी हम उपभोक्ता को चॉइस देने जा रहे हैं। दरअसल ये भ्रामक है। भ्रामक इसलिए है कि दो कारण मैं गिनाऊंगा, लंबी बात में नहीं पढ़ूंगा। पहली बात तो यह है कि जहां तक सिम का सवाल है, मोबाइल का सवाल है, वह वायरलेस सिस्टम है और बिजली का सिस्टम वायर्ड सिस्टम। वायरलेस सिस्टम में नेटवर्क की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सारा खर्चा नेटवर्क का है। जो सब स्टेशन है, बिजली की लाइनें हैं, बिजली की टावर्स हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर हैं, बिजली के स्विच गियर हैं और अरबों खरबों रुपए इस पर खर्च किए जा रहे हैं। जब नए कंज्यूमर बढ़ेंगे तब इनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी इसी पर पैसा खर्च किया जाएगा। और दूसरा तर्क जो दिया जाता है वह तर्क भी इसलिए गलत है क्योंकि मोबाइल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें चाहे भारत के राष्ट्रपति हों, चाहे एक आम रिक्शा पुलर हो, सबके लिए सेम टैरिफ इज कम। लेकिन बिजली के क्षेत्र में दो प्रकार का टैरिफ होता है। एक सब्सिडाइज्ड टैरिफ होता है और एक क्रॉस सब्सिडी होती है। सब्सिडाइज्ड टैरिफ में भी अलग अलग सब्सिडी होती है। अभी आप देख रहे हैं राजनीतिक कारणों से पूरे देश में होड़ लगी हुई है मुफ्त बिजली देने की। कहीं कोई कह रहा हम 300 यूनिट तक फ्री कर देंगे, कोई कह रहा हम 200 यूनिट फ्री कर देंगे, कोई कह रहा हम 400 यूनिट फ्री कर देंगे। अधिकांश प्रांतों में फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए मुफ्त बिजली है। लेकिन मोबाइल में किसी के लिए मुफ्त नहीं है, सबके लिए समान टैरिफ है। तो सब्सिडी हम किस आधार पर दे पाते हैं? जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, सब्सिडी का पहले तात्पर्य क्या? जो बिजली की लागत आती है उससे कम मूल्य पर जिसको हम बिजली देते हैं वह सब्सिडी कही जाती है। और बिजली की लागत से थोड़ा अधिक मूल्य पर जिनको हम सब्सिडी बिजली देते हैं उसे क्रॉस सब्सिडी कहा जाता है। लागत से अधिक मूल्य पर केवल दो श्रेणी के उपभोक्ता है, एक इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, दूसरे कॉमर्शियल कंज्यूमर। अब इनसे जो हमें आंशिक लाभ होता है उससे जो नुकसान होता है हमें सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी देने में, चाहे वह बिलो पॉवर्टी लाइन है, चाहे वह किसानों को है, चाहे डोमेस्टिक कंज्यूमर, उसकी आंशिक भरपाई हो पाती है। तो यह तुलना मोबाइल से करना पूरी तरीके से गलत है। अब एक्ट में प्राविधान क्या है? वह कह रहे हैं एक क्षेत्र में मल्टीपल लाइसेंस दिए जाएंगे। यानी आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हैं एक क्षेत्र में, करंट प्लेस में, तो वहां पर कई लोगों को लाइसेंस दे दिया जाए। लेकिन शर्त यह होगी कि जो बहुत से लाइसेंसी आएंगे उनको अपना नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं होगी। वह सरकारी कंपनी का जो मौजूदा नेटवर्क है उसी नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। यानी सरकारी कंपनी पर नेटवर्क का बोझ पूर्ववत बना रहे। अब एक तर्क यह दिया जाता है कि इससे कंपटीशन होगा और कंपटीशन से बिजली सस्ती हो जाएगी। तो इसको भी मैं समझाना चाहता हूं आम उपभोक्ताओं को कि यह बहुत भ्रामक है। बिजली की जो लागत आती है, अभी भारतवर्ष के पैमाने पर बात करें तो उपभोक्ता तक 1 यूनिट बिजली पहुंचाने की लागत 7 रुपए 45 पैसे प्रति यूनिट आ रही है। तो बिजली की जो लागत आती है उस लागत का 80 से 85% हिस्सा बिजली खरीद का हिस्सा होता है, जिसको कहते हैं पावर परचेज कास्ट। और बिजली खरीद के जो करार हैं वह 25-25 साल के लिए।
और यह बिल ये कहता है कि जो नई कंपनियां आएंगी बिजली की आपूर्ति करने के लिए, तो जो करार है वो करार उन्हीं में शेयर कर दिए जाएंगे, उनमें बांट दिए जाएंगे। यानी बिजली खरीद की कीमत तो घटने जा रही, 85% बिजली की लागत का हिस्सा बिजली खरीद का हिस्सा है। तो 10-15% जो बाकी हिस्सा बचा, उसमें इतना कंपटीशन संभव नहीं है कि उससे बिजली की कीमत घट जाए। फिर इसके बाद अमेंडमेंट बिल में यह कहा गया है कि जो नई कंपनियां आएंगी, एक तो वह अपना नेटवर्क नहीं बनाएंगी, नेटवर्क इस्तेमाल करेंगी सरकारी कंपनी का। दूसरे यह कहा गया है कि जो नई कंपनियां आएंगी, यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन उनका नहीं होगा। अब यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि सभी उपभोक्ताओं को एक दृष्टि से बिजली का कनेक्शन देना। जैसे मैंने आपको प्रारंभ में अभी बताया कि बिजली के क्षेत्र में दो प्रकार के उपभोक्ता हैं। एक वह उपभोक्ता है जिनको हम लागत से कम मूल्य पर बिजली देते हैं, यानी घाटा उठाते हैं। एक वह उपभोक्ता है जिनको लागत से ज्यादा मूल्य पर बिजली देते हैं और वहां मुनाफा मिलता है। अब जब बिल में इस बात का प्राविधान कर दिया गया है कि जो निजी कंपनियां आएंगी उनको सबको बिजली देने की बाध्यता नहीं होगी, सबको बिजली देने की बाध्यता केवल सरकारी कंपनी की होगी, तो स्वाभाविक है कि प्राइवेट कंपनियां जो आएंगी वह उन्हीं उपभोक्ताओं को बिजली देंगी जहां से उनको मुनाफा होगा। यानी प्राइवेट कंपनियां सरकारी नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगी और सरकारी नेटवर्क का इस्तेमाल करके इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स को बिजली देंगी। परिणाम क्या होगा? बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट कंपनी विल बिकम ए लॉस मेकिंग कंपनी, क्योंकि फिर गवर्नमेंट की जो कंपनी है उसके पास वही उपभोक्ता बचेंगे जो लॉस मेकिंग है। किसानों को बिजली देना, बीपीएल को बिजली देना, 400-500 यूनिट तक का उपभोग करने वाले आम उपभोक्ताओं को बिजली देना, अब वो घाटे में चले जाएंगे। तो घाटे में जब चली जाएगी सरकारी कंपनी, तो उसके पास इतना पैसा भी नहीं होगा कि वह बिजली खरीद सके प्राइवेट जनरेटर्स से। यह तो भूल ही जाइए कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन दे पाई, वह अपने कर्मचारियों को पेंशन दे पाई, उसके पास बिजली खरीद के लिए भी पैसा नहीं होगा। अगर बहुत ही सूक्ष्म में इस बात को मैं समझाना चाहूं तो बीएसएनएल की कहानी को दोहराया जाए। जैसे बीएसएनएल का नेटवर्क इस्तेमाल करने की सुविधा की अनुमति प्राइवेट कंपनी को दे दी गई। सबको मालूम है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह मुकदमा चल रहा है। 1,45,000 करोड़ रुपए के देय हैं प्राइवेट कंपनियों के, चाहे वोडाफोन हो, चाहे आइडिया हो, चाहे एयरटेल हो, जिनको पेमेंट करना है बीएसएनएल को, जो उन्होंने उसके नेटवर्क का इस्तेमाल किया है, और बार बार वो एक्सटेंशन मांगते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आके। तो वही कहानी यहाँ दोहराई जा रही है। वह हमारा नेटवर्क भी इस्तेमाल करेंगे, मुनाफे वाले कंज्यूमर भी हमसे स्नैच कर लेंगे। परिणाम होगा सरकारी कंपनी घाटे में चली जाएगी, ना वह नेटवर्क के स्ट्रेंथनिंग के लिए उसके पास पैसा होगा, ना नेटवर्क के मेंटेनेंस के लिए पैसा होगा। और तब यह दलील दी जाएगी कि सरकारी कंपनी ना नेटवर्क को चला पा रही है, ना कंज्यूमर्स को बिजली दे पा रही है, तो क्यों ना यह नेटवर्क भी प्राइवेट कंपनियों को हैंडओवर कर दिया जाए। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल किसी भी प्रकार से आम उपभोक्ता के हित में नहीं है। सर अभी हाल ही में सरकार ने नए बिजली संबंधित कुछ नियम लागू किए हैं, बनाने की कोशिश की है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी एक नया नियम इन्होंने बनाया, एक नई प्रथा चल पड़ी है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 चूंकि पारित नहीं हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स के नाम पर नए नियम बनाए जा रहे हैं, नए कानून बनाए जा रहे हैं। जैसे हाल ही में अभी बहुप्रचारित किया गया इसको, टाइम ऑफ द डे मीटरिंग। उसमें यह कहा गया कि अप्रैल 2024 से अप्रैल 24 से यह इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए लागू हो जाएगा। और उसमें यह तर्क दिया गया है कि पीक आवर्स में जो बिजली का इस्तेमाल करेंगे उनको महंगी बिजली मिलेगी, और जो लोग नॉन पीक आवर्स में बिजली का इस्तेमाल करेंगे उनको सस्ती बिजली मिलेगी। अब अभी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए कहा गया है अप्रैल 2024 से, और 2025 से यह कहा जा रहा है कि जो कॉमन कंज्यूमर है उसके लिए भी इस प्रकार की सुविधा होगी। दरअसल यह कोई सुविधा नहीं है। नॉन पीक आवर्स में कंज्यूमर की जेब में 2 रुपए डाल के पीक आवर्स में कंज्यूमर की जेब से 5 रुपए निकाल लेने वाली तरकीब है ये। मैं इसको और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। नॉन पीक आवर किसको कहते हैं? 10 बजे से 5 बजे तक। 10 बजे से 5 बजे तक
10 बजे से 5 बजे तक अधिकांश लोग अब घरों पर होते हैं। इसमें कमाई किसकी होगी? अगर बिजली के मूल्य कम हो जाएंगे तो दुकानदारों की होगी, क्योंकि 10 बजे से 5 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। 10 बजे से 5 बजे तक इंडस्ट्रीज भी चलती हैं, उनके लिए बिजली की दरें कम हो जाएंगी। लेकिन जो आम उपभोक्ता है, आम उपभोक्ता बिजली का इस्तेमाल करेगा, छुट्टी का दिन छोड़ दीजिए, बाकी टाइम पर बिजली का इस्तेमाल तो वो पीक आवर्स में ही करता है। उसके बल्ब भी तभी जलते हैं जब पीक आवर होते हैं। जब लोग घर पर रहते हैं तभी एयर कंडीशनर चलाते हैं, तभी और गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो तब बिजली की दरें बहुत बढ़ा दी जाएंगी। तो सामान्य में तौर पर जब वह ऑफिस में होगा, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो हस्बैंड वाइफ दोनों सर्विस करते हैं, तो घर पर तो ताला पड़ा रहेगा। तो जिसको नॉन पीक आवर्स कहते हैं, उसमें तो 1 यूनिट की भी बिजली की खपत नहीं होगी। संडे के दिन थोड़ी सी खपत हो जाएगी, लेकिन पीक आवर्स में बढ़े हुए दाम पर उसको ज्यादा बिल देना पड़ेगा। फिर यह व्यवस्था तब लागू हो सकती है जब प्रीपेड मीटरिंग और स्मार्ट मीटरिंग की व्यवस्था हो जाए। इसका भी उपभोक्ता पर ही बोझ आने वाला है, और यह सब एक प्रकार से निजी क्षेत्र को मुनाफा देने के लिए, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हाउस हो, चाहे इंडस्ट्रियल हाउसेज हो, एट द कॉस्ट ऑफ द कॉमन कंज्यूमर्स। इसी प्रकार से एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल यह दिसंबर 2022 में इन्होंने जारी किया। उसमें यह कहा है, इन ए लिमिटेड एरिया, एक सीमित क्षेत्र में पैरेलल लाइसेंस देने की व्यवस्था कर दी है। और जिसको पैरेलल लाइसेंस देंगे, बिना रूल में अमेंड किए, बिना नया कानून बनाए, यह कह दिया है कि जिसको पैरेलल लाइसेंस देंगे उसको सरकारी कंपनी का नेटवर्क इस्तेमाल करने की, या जो भी कंपनी वहां काम करती है उसका नेटवर्क इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी जाएगी। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में, यद्यपि ग्रेटर नोएडा का क्षेत्र प्राइवेट कंपनी के पास है, गोयनका के पास है, लेकिन ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में एक बिल्डर को 200 मेगावाट के डाटा सेंटर का पैरेलल लाइसेंस दे दिया गया है। अब उनको अपना नेटवर्क नहीं बनाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल के जरिए मैं यह बताना चाह रहा हूं कि धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के प्राविधानों को लागू करने की कोशिश की जा रही है, पीछे के दरवाजे से, बैकडोर से। यह भी उपभोक्ताओं के हित में नहीं है। तो सर, इसका मतलब कि कुल मिला के कोशिश सरकार की यही है कि किसी भी तरीके से जो बिजली सेक्टर है वो प्राइवेट खिलाड़ियों के हाथों में चली जाए। सर, अगर ये केंद्र सरकार, जैसे आपने कहा कि वो बेसिक लिस्ट में नहीं रहती है, लेकिन पिछली बार भी हमने देखा कि वो अचानक पेश करने की कोशिश की गई, क्या इस बार अगर संसद सत्र में पेश की जाती है, सरकार पेश करने की कोशिश करती है, तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी सर? देखिए, हम लोग पार्लियामेंट में तो बैठते नहीं है। लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करने के और सड़क पर उतरने के अलावा हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स की अभी 12 तारीख को बैठक हुई है, और 12 तारीख की बैठक में हम लोगों ने यही निर्णय लिया है कि अगर जोर जबरदस्ती से एक तरफा इसको खारिज कराने की कोशिश की गई तो देश भर के 27 लाख बिजली कर्मी सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे, और इसका सारा उत्तरदायित्व सरकार का होगा। दोस्तों, अभी आपने शैलेंद्र दुबे जी को सुना। उन्होंने बहुत ही विस्तार से समझाया कि किस तरीके सरकार सार्वजनिक संपत्ति को बेचने के लिए और बिजली सेक्टर में किस तरह से प्राइवेट कंपनियों को लाने की हर तरीके की कोशिश कर रही है, जबकि बिजली आज समाज के हर एक व्यक्ति का बुनियादी जरूरत है। समाज के हर व्यक्ति को बिजली देना यह राज्य और सरकार की जिम्मेदारी है। मगर आज इस विधेयक के जरिए सरकार पावर सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को लाने का पूरा प्रयास कर रही है। इस तरह से राज्य अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने की हर तरह की कोशिश कर रहा है। यह सच है कि प्राइवेट कंपनियों का ध्येय लोगों को बिजली सस्ते में देने का बिल्कुल नहीं होगा। उनका सिर्फ मुनाफा बनाना ही उनका आखिरी ध्येय होगा। दूसरी तरफ सरकार लोगों से अलग अलग विधेयक पर अपनी राय देने का आह्वान करती है, लेकिन जब लोग अपनी राय लिखित में देते हैं तो उनकी सुनवाई तक नहीं होती। फिर सवाल उठता है, ये किस प्रकार का लोकतंत्र है जहां लोगों की आवाज और लोगों की फरियादों को सुना नहीं जाता, जहां बोला तो जाता है कि आप अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते हैं, आप
अपनी सुरक्षा के लिए कानून बनाने में राय दे सकते हैं, लेकिन उन आवाजों को और उनके सुझावों को सत्ता द्वारा सुना नहीं जाता। इन विषयों पर हम सबको सोचना चाहिए और इसका विकल्प की तलाश जरूर करना चाहिए। जब तक इन विषयों पर आप सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।